हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मोल प्रभाव पढ़ेंगे। कक्षा 11 और 12 का जो टॉपिक है, कक्षा जो 12 का चैप्टर 2 है उसमें से लिया गया है ये, और 11 में भी ये मोल प्रभाव ये फर्स्ट चैप्टर में है। तो मोल प्रभाव समझेंगे और इस पर कुछ आंगिक प्रश्न लगाएंगे। तो चलिए मोल प्रभाव की सबसे पहले हम डिफिनीशन समझते हैं कि मोल प्रभाव की डिफिनीशन होती क्या है। तो मोल प्रभाव का डिफिनीशन समझें तो किसी विलयन में विलेय तथा विलायन, यानी कि किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की जो संख्या का अनुपात या विलयन मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाव कहलाता है। नहीं समझ में आया, फिर समझेंगे। किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात या विलयन एवं विलयन यानी विलायक या विलयन मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाव कहलाता है। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। यानी आपको अगर नहीं समझ आया कि कैसे अनुपात हो जा रहा है कि विलायक एवं विलयन में मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, तो चलिए हम समझते हैं। तो अगर हम सबसे पहले माने कि जो विलयन होता है, तो विलियन सबसे प्राथमिक आता है, यानी सबसे पहले आता है क्या, बिलियन आता है। बिलियन पहले हम पढ़ेंगे, विलियन पढ़ चुके हैं। तो विलियन में से तो आया है सब। तो विलियन के अधिकतम कितने भाग होते हैं, यानी कि दो मान लेते हैं, दो मान के चलते हैं, बाकी 2 3 4 5 जितने बहुत सारे आ सकते हैं। तो पहले दो मानते हैं। एक मान लेते हैं विलायक, एक मान लेते हैं विलयक, यानी विलायक मान लेते हैं, एक विलायक मान लेते हैं, दूसरा विलेय मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं विलेय। तो इसे ए मान लेंगे, इसे वी मान लेंगे। इसे ए क्यों मानेंगे, तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि इसे ए इसलिए मानेंगे क्योंकि एक जो सबसे अधिक संख्या होती है विलायक की, जो होती है अधिक मात्रा होती है, किससे, विलेय से होती है अधिक मात्रा। तो इसलिए कम होती है, तो इसे वी मान लेते हैं और इसे ए मान लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। और जैसे मान लीजिए ए हो गया, ये वी हो गया, और इसे हम मान लें जैसे कि एन मान लें, जैसे एन का हो गया, एन का ए और एन का वी मान सकते हैं। और ये जब ये ए का एन और ए का वी हो जाएगा, दोनों मिलाकर तो विलायन बना है, तो क्या लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन वी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, विलियन बराबर लिख सकते हैं ना। तो इसका टोटल है, ये टोटल ये हो गया। अगर हम पूछें कि इसमें एक्स का, इसमें एक्स यानी मोल, जो मोल प्रभाव है, अगर एक्स निकालें, एक्स मान लीजिए वी निकालें, एक्स वी निकालें, विलेय निकालें, एक्स वी इसमें कह दें निकालने के लिए, तो क्या करेंगे। तो एक्स वी में सिंपल फंडा है कि एन बी स्वयं का जो प्रथम, यानी स्वयं का मोलों की संख्या, स्वयं की मोलों की संख्या, यानी खुद की मोलों की संख्या जिसका निकालें, उसी का खुद का मोलों की संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या, यानी विलयन का मोलों की संख्या। समझ में आए कि इसी से संबंध रख रहा है ना। तो पहले इसका स्वयं का मोलों की संख्या, फिर जिसमें से ये उत्पन्न हुआ है किसका प्रकार है, विलयन, यानी टोटल का मोलों की संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन वी प्लस और एन वी हो जाएगा, यानी ए प्लस एन वी, यानी जो स्वयं का, यानी स्वयं का जो मोलों की संख्या होगी और टोटल मोलों की संख्या का अनुपात जो होता है, वही हमारा क्या आता है, मोल प्रभाव होता है। अब आपको डिफिनीशन में समझ में आता होगा कि विलायक एवं विलयन की मोलों की जो संख्या का अनुपात होता है, वही मोल प्रभाव कहलाता है। यानी जो इसमें समझिए, जो विलयन में विलायक दोनों का जो अनुपात होता है, वही मोल प्रभाव कहलाता है। और मान लीजिए यहाँ पर एक्स निकालें, मान लीजिए यहाँ पर करके एक्स ए का मान लीजिए निकालें, ए का मान निकालें, एक्स ए का निकालेंगे, तो खुद का स्वयं का मोलों की संख्या, यानी जो विलयन का मोलों की संख्या एन ए, और मतलब विलायक की मोलों की संख्या बटे विलयन का मोलों की संख्या, यानी टोटल एन ए प्लस एन वी, यही हो जो इसका अनुपात होगा। यानी विलायक का मोलों की संख्या बटे विलयन की मोलों की संख्या का जो दोनों का अनुपात होगा, वही क्या होगा, मोल प्रभाव कहलाएगा। मान लीजिए तो ये तो 2 का हो गया। अगर हम कहें जैसे 3 आ गया, किसी में 3 आ गया, मान लीजिए यहाँ पर बिलियन ले रहे हैं, बिलियन,
और विलियन में 3 हो जा रहे हैं। एक मान लीजिए ए हो जा रहा है, एक वी हो रहा है, एक मान लीजिए सी हो रहा है, एक और मान लेते हैं वो डी हो जा रहा है। तो इसका कैसे निकालेंगे? तो पहले टोटल निकालेंगे विलियन का मोलों की संख्या। विलियन की मोलों की संख्या क्या निकल के आ जाएगी? तो NA प्लस NV प्लस NC प्लस N क्या हो जाएगा? D, NC प्लस ND। तो ये हो जाएगा। और इसका अगर हम x निकालें, XN निकालें तो XN यानी पहले x से n कर लेंगे ना, तो NX कर लेंगे, यानी x a का निकालेंगे, x का निकालेंगे तो NA निकालेंगे, यानी प्रथम वाले का निकालेंगे। तो पहले इसी का मोलों की संख्या यानी विलायक की मोलों की संख्या बटे विलयन की मोलों की संख्या। तो NA प्लस NV प्लस NC प्लस N क्या हो जाएगा? D। यही होगा क्या? इसका मोलों की संख्या, यही मोलों की संख्या होगी। आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद चलिए निकालते हैं, इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो इसी में लिख देंगे, इसका सूत्र कैसे निकालेंगे? लिख देंगे माना दो घटक ए और V हैं जिनके मोलों की जो संख्या है वो क्या है? NA और वह NV है। तो एक की जो मोलों की संख्या होगी क्या होगी? जब एक का निकाल रहे हैं तो एक का मोलों की संख्या जो होगी, एक की मोलों की संख्या ए यानी एक का एक छोड़, इसका मोलों की संख्या निकालें तो पहले खुद का यानी विलयन का मोलों की संख्या N बटे टोटल मोलों की संख्या, टोटल यानी A और B दोनों है ना, तो इसका NA प्लस NV, यही तो होगा ना। तो समझ चुके हैं। अगर B के निकालें मोलों की संख्या, V का मोलों की संख्या जो निकालें अगर, तो B का मोलों की जो संख्या होगी स्वयं का पहले होगा, फिर टोटल होगा। समझ में आ गया होगा, ज़रूर आएगा। और उसके बाद ध्यान समझते रहिए। तो ये होगा, तो यही इसका सूत्र है, यही इसका निगमन, यही सूत्र सब है। तो चलिए एक आंकिक प्रश्न लिख लेते हैं, उससे सवाल करते हैं। तो चलिए प्रश्न लिख लेते हैं। तो ये प्रश्न देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रश्न में लिख उठा यहाँ पर क्वेश्चन जो है 1, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एक विलयन में द्रव्यमान के अनुसार 25% जल, यानी ये जल है, 25% जल और 25% एथिल एल्कोहल यानी शराब जो होता है उसी को एथिल एल्कोहल, 25% एथिल एल्कोहल और 50% क्या है? 50% एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल है CH3COOH। और विलयन में प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। प्रत्येक का गणना, इसमें 3 आ गए हैं, 3 घटक आ गए, इसीलिए हम तीनों को बता चुके हैं, आपको प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो सर्वप्रथम हम इसमें जो है हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे? पहले निकलेंगे एक एक का लिखेंगे। जल का द्रव्यमान जल का द्रव्यमान बराबर कितना दिया गया है? 25, जल का 25 ग्राम दिया है, ग्राम में दिया है 25 ग्राम, यानी 25 वही जो परसेंटेज में दिया गया है जल, वही दिया गया है। अगर हम बात करें कि और जो ये इसका एथिल एथिल एल्कोहल का बात करें तो इसका जो द्रव्यमान दिया गया है वह कितना है? 25, ये भी दिया है 25 ग्राम। और बात करें एसिटिक अम्ल की बात करें, एसिटिक अम्ल का जो द्रव्यमान दिया गया है, एसिटिक अम्ल का जो द्रव्यमान दिया गया है वह कितना दिया गया है? 50 ग्राम, यानी वही 50% वही हुआ। और जो अगर बात करें विलयन का जो दिया गया है, अगर बात करें विलयन का कितना होगा? विलयन का द्रव्यमान
आपको अब बिलियन में समझ चुके होंगे कि ये उसी का भाग है, तो सबसे पहले किसका आएगा, द्रव्य बिलियन का। तो 25 25 50 50 100, तो 100 जो ग्राम होगा वो बिलियन का होगा। तो सबसे पहले हम अणुभार निकाल लेते हैं। अणुभार किसका निकालेंगे, अणुभार निकाल लें। अणुभार अगर निकालें, अणुभार निकालें किसका, पहले H2 का। तो H2 का आपको पता होगा, जैसे इसका H का 1 होता है तो 2 है तो 2 हो जाएगा, और प्लस 8 होता है, 8 दूनी 16, यानी 1 का 16 होता है, 16 लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा मिलकर ये 16 आइए 18 हो जाएगा, 18। और इसके बाद अगर हम बात करें एथिल एल्कोहल की, तो OH होता है, और इसकी तो इसका 6 होता है, प्लस 16 होता है, इसका 16 होता है, छोटे छोटे लिख लें, 6 प्लस 16 प्लस 24, 24 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 24, ये 24 तो ये इतने भी वो 46, ये 46 हो जाएंगे। अगर बात करें एसिटिक अम्ल की, और अगर बात करें इसका 46 हो गया, अगर और इसका बात करें तो इसका CH3COOH होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका 4 होगा, इसका 4 होगा, 4 4 यानी इसका H का प्लस 32 प्लस 24, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 60। अब समझ में आया होगा कि 4 इसका हो गया, और 2H है, 16 16 दूना 32 होता है, 32 हो गया ऑक्सीजन का, 24 हो गया कार्बन का। कार्बन कितना होता है, 1 का 12 होता है, दूना 24, समझ में आ चुका होगा। तो इसका कितना हुआ, 60 हो गया। तो चलिए अगले पन्ने में इसका हम निकाल लेते हैं। तो इसका जो निकलेगा निष्कर्ष यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इसका मान लीजिए ये इतना हो गया। अब इसका हम निकालेंगे ए, तो ए निकालेंगे पहले, Na निकालेंगे, यानी H2 था ना, NaH2 था, तो उसका निकालेंगे। तो इसका H2 का मोलों की संख्या निकालेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। तो कितना, इसका 25 था ना, 25 क्या था, 25% था, और अणुभार कितना था, 18। जब इसका भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1.3 और 8 ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन कराएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। कैलकुलेशन तो आपको आता होगा, ये तो आपसे अपने आप से करना ही होगा। तो उसके बाद हम बात करें तो NV की, NV तो C2H5OH का जो मोलों की संख्या होगी, वह कितना होगी, 25 दिया था, और उभार कितना है, 46 आया। और इसका जब भाग देंगे तो 0.543 लगभग करके आएगा, तो ml में दिया, यानी मोल है, नहीं सोचो ml है ये मोल। NV अगर NC निकालें, NC क्या है हमारा, CH2 मतलब कि CH3COOH है ना। तो इसकी मोलों की जो संख्या अगर निकालें तो कितना, 25, इसका कितना था, 50 था, 50 में, और अणुभार कितना, 0 0 खत्म हो जाएगा। तो अगर और करेंगे तो 0.833 मोल आएगा। तो उसके बाद अगर अब बात करें तो ये इतने आ गया। अगर यहाँ पर बिलियन देखें, अगर इसका विलियन निकालें कितना आ जाएगा, जैसे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या करके ज्ञात करें, विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या कितनी होगी। तो कुल मोलों की जो संख्या होगी, कुल मोलों की संख्या जो होगी, बराबर जो होगा 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833 ये होगा। ऐसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2.764 मोल ये हो जाएगा। तो अगर इसका हम जल का निकालें, आप एक एक का निकालें, प्रत्येक का पूछ रहे हैं, तो पहले जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज
हम बताए थे जैसे पहले उसी का निकालेंगे तो उसी का कितना आया था, भाग देने पे कितना आया था, 0 नहीं था, कितना था ये पीछे, 1 था, 1 दशमलव कितना था, 1.388 ये निकाले थे ना, उससे जो मोलों की संख्या निकाले थे उसमें यही तो आया था ना, 1.88 ऊपर लिखा है देखिए। तो अब निकाले इसमें टोटल दे देंगे, टोटल देंगे ना, ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, टोटल से भाग दे देंगे तो 64, अगर इसमें भाग देंगे तो 0.502 कैलकुलेशन कर, 0 दशमलव कट जाएगा, तो यही कि इसका डायरेक्ट होगा। फिर एथिल निकालेंगे, एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल का अगर मोलों की जो मोल प्रभाज निकालें तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका पहले निकालेंगे 0.543, ये उसमें से निकाले थे मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या रखेंगे, फिर उसके बाद टोटल मोलों की संख्या, समझ में, मोलों की संख्या फिर टोटल मोलों की संख्या, फिर भाग देंगे तो 0.301 यही आएगा आंसर। इससे अगर मान लीजिए 0.4 है, उसके बाद 86 दिए तो इसमें क्या दशमलव कटेगा, तो ये नहीं आएगा, इसका आएगा कितना, 0.एक बार जाएगा ना तो 196 आएगा इसका एथिल एल्कोहल का, एक ये आया है। अगर बात करेंगे एसिटिक, ये जो दिया गया है एसिटिक अम्ल का जो मोलों की संख्या है, अगर मोल प्रभाज निकालें तो इसमें क्या होगा, पहले हम लिखेंगे इसी का मोलों की संख्या लिखेंगे, तो मोलों की संख्या इसकी कितनी निकाले थे, 3 यानी 0.833 निकाले थे, तो बटे टोटल मोलों की संख्या 64 है, भाग दे देंगे तो 0.301 ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 0.301 इतना आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा। जानते हैं थोड़ा टफ नहीं है, अगर आप समझेंगे स्टेप बाय, पहले मोलों की संख्या निकाल लेंगे जो जिस प्रत्येक अणु की, तो जो मोलों की संख्या आएगा तो मोलों संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या से भाग देंगे, तीनों के पहले मोल संख्या इसमें मेन है, अणु भार से मोल की संख्या निकालेंगे, तो मोल संख्या निकालने के बाद जो मोल संख्या आएगी तो टोटल मोलों की संख्या से भाग देना, उसी के टोटल निकालना, टोटल से उसे भाग दे देना, मोलों की संख्या आ जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में।